तो आज हम बात करेंगे रेज्ड इंट्राक्रैनियल टेंशन की मैनेजमेंट के बारे में। जो रेज्ड इंट्राक्रैनियल टेंशन होता है ये वेरी सीरियस कंडीशन है, ये हमें ब्रेन हैमरेज में देखने को मिलता है, जिसे सेरेब्रल हैमरेज भी कहते हैं, या फिर ब्रेन इन्फॉक्शन, मैसिव इन्फॉक्शन हो जाए। इससे क्या होता है कि मिड लाइन शिफ्ट हो जाता है ब्रेन में, और साथ में इसमें रिस्क रहता है ब्रेन कंटेंट्स का हर्निएट होने का, उसकी वजह से पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। सो ये कंडीशन वेरी सीरियस है, हमें इसको इमीडिएटली ट्रीटमेंट देना होता है रेज्ड इंट्राक्रैनियल टेंशन में। तो पहला स्टेप क्या रहता है, अगर कोई पेशेंट हमारे पास आया ब्रेन हैमरेज लेके, तो हमें उसका एडिमा ब्रेन में जो भी हो रखा है उसको कम करना है, हमें उसको सबसे पहले प्रॉपर पोजीशन में रखना है 30 डिग्री में। इससे क्या होगा कि जुगुलर वेनस आउटफ्लो की इंप्रूवमेंट हो जाएगा, उसकी वजह से प्रेशर कम हो जाएगा ब्रेन में। तो प्रॉपर करके हम 30 डिग्री पे उसका जुगुलर वेनस आउटफ्लो की इंप्रूवमेंट कराएंगे। इसके अलावा हम मैनिटोल 20% दे सकते हैं। 20% मैनिटोल जो देना है वो 100 ml देना है, और उसको 8 आवर्ली हमने रिपीट करना होता है। और जब भी हम मैनिटोल देते हैं वो हमने 15 मिनट में आईवी रूट से चलाना होता है, 15 मिनट में हमने उसको देना है। अगर हम इसकी डोज की बात करें मैनिटोल की पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, तो 1 to 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट मैनिटोल का डोज रहता है। एक तरीका और होता है मैनिटोल चलाने का, जिससे हम 300 ml हम 1-2 घंटे में चलाते हैं। पहले 300 ml वो 24 आवर तक वैलिड रहता है, 24 आवर तक वो काम करेगा। 300 ml में उसको मैनिटोल दे देना है। लेकिन मैनिटोल से एक दिक्कत रहता है कि जैसे हम मैनिटोल की ड्रिप बंद करते हैं उसकी वजह से सेरेब्रल एडिमा दोबारा हो जाता है, रीबाउंड सेरेब्रल एडिमा हो जाता है अगर हम मैनिटोल की ड्रिप बंद करके। मैनिटोल हमने तब तक चलाना रहता है जब तक पेशेंट का कॉन्शियसनेस रीगेन ना हो जाए, जब तक पेशेंट होश में नहीं आता तब तक हमने मैनिटोल हमने चलाना है। इसके अलावा मैनिटोल के अलावा हमारे पास स्टीरॉइड आता है, जैसे कि डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन आता है, वो हम आईएम या आईवी रूट से दे सकते हैं। उसको 4 से 6 घंटे हमने डेक्सामेथासोन को इंजेक्शन रिपीट करना है, और डोज रहता है डेक्सामेथासोन का 4 to 6 मिलीग्राम। लेकिन डेक्सामेथासोन देने से एक रिस्क रहता है कि वो बीपी बढ़ा सकता है, हाइपरटेंशन कर सकता है, और शुगर भी बढ़ा सकता है। तो डायबिटीज और हाइपरटेंशन के केसेस में हमें थोड़ा ध्यान से देना होता है डेक्सामेथासोन। इसके अलावा जो भी ये स्टीरॉइड्स हैं ये कंट्राइंडिकेटेड होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कंट्राइंडिकेटेड होते हैं। उन चीज़ों को हमने दिमाग में रखना है, जैसे साइटोटॉक्सिक एडिमा में कंट्राइंडिकेटेड होता है, हेड इंजरी में कंट्राइंडिकेटेड होता है, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट में कंट्राइंडिकेटेड होता है। बट इससे होता क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड से वेसोजेनिक रिएक्टिव एडिमा जो ट्यूमर के अराउंड होता है, या फिर अपसेस के अराउंड होता है, या फिर ब्रेन मेटास्टेसिस के अराउंड होता है, वो कम हो जाता है। सो कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिड्यूसेस द वेसोजेनिक रिएक्टिव एडिमा अराउंड द ट्यूमर, अपसेस और ब्रेन मेटास्टेसिस के इलाज। इसके अलावा एक डायूरेटिक और आता है जिसे हम कहते हैं लैसिक्स, जिसका नाम है इंजेक्शन फ्रोसीमाइड। ये 40 mg हमने आईवी स्टैट देना होता है, और उसको हम रिपीट कर सकते हैं जब भी हमें नेसेसिटी हो। इसके अलावा ओरली हम ड्रग दे सकते हैं। ओरल ग्लिसरॉल नाम से एक ड्रग आता है, उसका डोज आता है 1 to 2 ग्राम पर केजी पर डे डोज आता है, और उसको 3 डिवाइडेड डोजेस में देना होता है। सो अगर कोई 60 kg का मैन है तो उसका 1 ग्राम के हिसाब से अगर डोज लगाए तो 60 ग्राम उसका एक दिन का डोज बनेगा। तो उसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। 20 ग्राम हम मॉर्निंग में देंगे, 20 ग्राम हम डे में देंगे, और 20 ग्राम हम नाइट में देंगे। और ये ग्लिसरॉल होता है हमने फ्रूट जूस के साथ देना होता है, क्योंकि इसका टेस्ट होता है कड़वा होता है, तो फ्रूट जूस के साथ ओरल ग्लिसरॉल देना होता है। तो रफली ये जो डोजेज है कॉरेस्पॉन्ड करती है 6 टीस्पून 3 टाइम्स ए डे, 6 टीस्पून 3 टाइम्स ए डे हमने देना रहता है ओरल ग्लिसरॉल। इसके अलावा आईवी ग्लिसरॉल भी दे सकते हैं। आईवी ग्लिसरॉल देने का एक तरीका होता है, इसको हमने डोज रहता है आईवी ग्लिसरॉल का 1.5 ग्राम पर केजी। इसको पहले हमने बोलस देना है 1.5 ग्राम पर केजी, उसके बाद हमने 50 ग्राम ग्लिसरॉल 500 ml एनएस में मिला के हर 4 घंटे में देना होता है। ग्लिसरॉल देने से हीमोग्लोबिन यूरिया होता है, तो ये हमने दिमाग में रखना है। हालांकि ग्लिसरॉल जो है ये नॉट ए वेरी गुड ड्रग फॉर रिडक्शन ऑफ इंट्राक्रैनियल टेंशन, तो बेटर ऑप्शन में मैनिटोल है, डेक्सामेथासोन है, और फ्लोसीमाइड है। ग्लिसरॉल इतना अच्छा इफेक्टिव इंट्राक्रैनियल टेंशन को कम नहीं करता है। इसके अलावा हमारे पास प्रीवियसली हम यूज़ करते थे मैग्नीशियम सल्फेट एज ए अनीमा फॉर रिडक्शन ऑफ दिस इंट्राक्रैनियल टेंशन, आजकल ये यूज़ नहीं होता है। इसके अलावा पेशेंट को हाइपर वेंटिलेशन करा सकता है, उससे क्या होगा कि हमने PCO2 लोअर हो जाएगा अराउंड 25 to 30 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी रिडक्शन हो जाता है PCO2 का, जिससे क्या होता है कि सेरेब्रल ब्लड फ्लो कम हो जाता है, और मैकेनिज्म रहता है सेरेब्रल वासोकंस्ट्रिक्शन, जिससे फर्दर इंट्राक्रैनियल टेंशन रिड्यूस होता है। तो हमने हाइपर वेंटिलेशन करा के उसका PCO2 25 to 30 रिड्यूस कराना होता है। इतना हमने लेवल में ले आना है उसका PCO2 रिड्यूस करा के, जिसकी वजह से हमारा इंट्राक्रैनियल टेंशन कम हो जाएगा। इसके अलावा हमने हाइपोक्सिया ट्रीट करना है, हाइपोथर्मिया ट्रीट करना है। रिफ्रैक्टरी केस जो इंट्राक्रैनियल टेंशन के होते हैं नहीं ट्रीट होता है बाकी ड्रग से, तब हम जाके हाई डोज बार्बिट्रेट देते हैं, जो कि काफ़ी इफेक्टिव है इन रिड्यूसिंग दिस इंट्राक्रैनियल टेंशन। जितना भी इंट्राक्रैनियल टेंशन का मैनेजमेंट है वो सेरेब्रल एडिमा का भी मैनेजमेंट होता है। सेरेब्रल एडिमा की मैनेजमेंट और इंट्राक्रैनियल टेंशन की मैनेजमेंट ऑलमोस्ट सेम है। सेरेब्रल एडिमा हमारे पास आगे देखते हैं कितने टाइप्स का होता है, ये 3 टाइप्स का होता है। इसमें होता है वेसोजेनिक सेरेब्रल एडिमा, साइटोटॉक्सिक सेरेब्रल एडिमा, और इंटरस्टिशियल सेरेब्रल एडिमा। वेसोजेनिक सेरेब्रल एडिमा में ट्यूमर के केसेस में देखता है ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन अपसेस, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, पुरुलेंट मेनिंजाइटिस, इन केसेस में वेसोजेनिक एडिमा होता है। साइटोटॉक्सिक एडिमा होता है हाइपोक्सिया के केस में, SIADH में के केस में होता है, और डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम के केस में साइटोटॉक्सिक एडिमा होता है। हाइपोक्सिया, डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम एंड SIADH। इंटरस्टिशियल एडिमा हमें मिलता है जहाँ पे हाइड्रोकेफेलस होता है, जिसमें ब्रेन का वाटर कंटेंट बढ़ जाता है, इंटरस्टिशियल एडिमा वहाँ मिलता है। इसके अलावा एक कंडीशन होता है जिसे कहते हैं बिनाइन इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन या स्यूडो ट्यूमर सेरेब्रल, ये फीमेल में देखने को मिलता है, और इसमें जो ड्रग है वो इफेक्टिव है एसिटाजोलामाइड या फिर रिपीटेड लंबर पंचर। इसमें भी हम लोअर कर सकते हैं इंट्राक्रैनियल टेंशन बाय एसिटाजोलामाइड, जो डायमॉक्स के नाम से टैबलेट आती है, या फिर रिपीटेड लंबर पंचर करके। ये इडियोपैथिक कंडीशन है इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन, इडियोपैथिक इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन, जिसे हम स्यूडो ट्यूमर सेरेब्रल भी कहते हैं। जब मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो जाती है तब हम सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं, और सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं कि जो ब्रेन का वेंट्रिकल होता है उसको हम हार्ट के एट्रिया के साथ कनेक्ट करते हैं, जिसे कहते हैं वेंट्रिकुलो एंड एट्रियल शंट, या फिर वेंट्रिकल को एब्डोमेन के साथ कनेक्ट करते हैं, जिसे कहते हैं वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट। ये किस केस में करना होता है, हाइड्रोकेफेलस के केस में। या फिर कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन है उसको रिमूव करना है, या फिर लेट केसेस में हम सर्जिकल डीकम्प्रेशन भी कर सकते हैं। वो कैसे करना है, बाय लोबेक्टमी। ये सिलेक्टेड केसेस में करना होता है, जब बहुत ज़्यादा मिडलाइन शिफ्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा एडिमा होता है, तब हम सर्जिकल डीकम्प्रेशन करते हैं, लोबेक्टमी करते हैं ब्रेन का पार्ट निकाल के। तो ये कुछ मैनेजमेंट थी रेज इंट्राक्रैनियल टेंशन की।